मैया के लकड़ बग्गो और पापा के पैरों को मेरे सपने नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का थर्ड लेक्चर अबाउट एम फेज के पूरे फेजेस के बारे में, दैट इज प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक। सो एम फेज मतलब माइटोसिस फेज होता है। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल ऑफ द इंटर। इस पूरे सेल साइकिल जो अपन ने पूरा पाई चार्ट देखा था, वो उस सेल साइकिल में का सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज होता है एम फेज। एम फेज इज द माइटोटिक फेज। इसमें द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल रहता है, क्योंकि इसमें मेजर न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं। इसमें मेजर न्यूक्लियर चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल और द होमोटिपिक डिवीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल और होमोटिपिक डिवीजन। क्या क्या कह सकते हैं इसको? एक इक्वेशन डिवीजन कहते हैं, होमोटिपिक डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और प्रोग्रेसिव प्रोसेसेस। ये क्या नामों से जाना जाता है? क्या क्या नामों से जाना जाता है? एक होता है इक्वेशनल डिवीजन, फिर उसके बाद एक होता है होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन एक होता है आपका, फिर क्या नाम से एक और नाम है अपना, इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट है ना? हाँ, इनडायरेक्ट तो अपन ने देखा था टाइप ऑफ डिवीजन में, इनडायरेक्ट डिवीजन। और एक और होता है आपका ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ठीक है ना? फिर उसके बाद एक होता है एम फेज। एम फेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज रहते हैं। ये सब मिला के बनता है आपका कैरियोकाइनेसिस। क्या बनता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये सब मिला के बनता है आपका, हाँ, तो ये सब मिलाकर जो बनता है वो रहता है आपका कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस। और जो साइटोकाइनेसिस एक अलग प्रोसेस रहता है, जिसमें अपन वो आगे देखेंगे क्या रहता है। ठीक है ना जी? तो ये हो गया एम फेज। एम फेज का कैसा रहता है? अगर 2n का अगर आपका इक्वेशनल डिवीजन या होमोटिपिक डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप 2n का अगर आपका पेरेंट हो तो डॉटर सेल्स भी आपकी जो बनती है वो 2n और 2n रिस्पेक्टिवली होती है। क्या क्या पॉइंट्स देख लिए? इट इज द माइटोसिस, इट इज द माइटो इट अपन ने कितने पॉइंट देख लिए? अपन ने 5 पॉइंट देखे, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इट इज अ माइटोटिस फेज। फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज द माइटोटिक फेज। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज एज मोस्ट द चेंजेस अकर मोस्ट ऑफ द चेंजेस अकर इन दिस प्रोसेस। फिर उसके बाद इट इज नोन एज होमोटाइपिक प्रोसेस। इट इज नोन एज होमोटिपिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड इक्वेशनल डिवीजन। फिर उसके बाद अगला आता है प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड इक्वेशनल डिवीजन। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हियर अगर 2n पेरेंट है तो आपके 2n के डॉटर दो सेल्स बनेंगे। टाइप ऑफ होमोटिव इसके एम फेज के दो टाइप है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पो मेटा एना टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस आपका साइटोकाइनेसिस का एग्जांपल क्या होगा? साइटोकाइनेसिस का एग्जांपल होगा आपका, साइटोकाइनेसिस का एग्जांपल आपका जो एक अलग साइटोकाइनेसिस एक अलग सिलक प्रोसेस बनता है। ठीक है ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोफेज 1 के तरफ। प्रोफेज 1 के इसमें दो एक फेज रहते हैं, एक आता है अर्ली, एक आता है लेट। एक आता है अर्ली, एक आता है लेट। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है? यहाँ पे आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात होती है, एक तो शुरुआत होना। जब ये शुरुआत होगा तब आपका लेट फेज चालू होगा। लेट फेज चालू होगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत होती है, तब आपकी शुरुआत इज इक्वल्स टू लेट की शुरुआत, लेट फेज की शुरुआत, यानी अर्ली फेज का अंत। पर अर्ली फेज में दरअसल होता क्या है? अर्ली फेज का अंत। तो अर्ली फेज में होता यह है कि आपके जो क्रोमैटिन है वो अनटेंगल condenses to form क्रोमोसोम।
जैसे लड़कियों में चोटियाँ रहती है, लड़कियाँ चोटियाँ बांधती है, तो वो क्या करते हैं जब वो घर जाते हैं तो वो अब रात हो गई, अब वो घर जा रहे हैं, अब वो बोलेंगे चलो हम लोग थोड़ा सा नहाएंगे और फिर हम लोग आराम करेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, वो चोटी को सबसे पहले खोलेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे यानी शैम्पू करेंगे, कंडेंसर से शैम्पू कर वो धोएंगे और फिर उसके बाद उसको वो खुला रख के सो जाएंगे। तो मतलब क्रोमैटिन, अगर क्रोमैटिन यानी चोटी, क्रोमैटिन यानी समझ लीजिए, क्रोमैटिन यानी ऐसी चोटी, कैसे बताऊँ, एक सेकंड एक सेकंड। ये छोटी है, तो ये फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे जिस घर जाएंगे तो फिर पहले ये अनटैंगल कर देंगे, अनटैंगल करके फिर वो ऐसे 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 लंबे हो जाएंगे, ठीक है ना जी, एकदम कतई ऐड वाले बाल लग रहे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर कंडेंसर लगाएंगे, इसके ऊपर कंडेंसर लगा के फिर वो इसको क्रोमोसोम्स बना देंगे इससे, ठीक है ना जी, क्रोमोसोम्स। बस तो ऐसा यही फ़र्क है इसमें। तो यही होता है एक अर्ली फेज़ में। ये फर्स्ट फेज़ होता है, ये एस और जी फेज़ के बाद आता है, फिर एस और जी फेज़ के बाद आता है ये क्रोमाइज और क्रोमैटिन अनटेंगल होते हैं, कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत आपके लेट फेज़ को इनिशिएट करती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना जी, लेट फेज़ की शुरुआत करती है। लेट फेज़ में क्या होता है, सेंट्रोसोम्स विल मूव टू द अपोजिट पोल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये देखो, मैं बताया था ना आपको, ये यहाँ पे ये लेट फेज़ में यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये और ये और ये और ये, तो ये क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, मतलब ये इस पोल नॉर्थ पोल पे चले गए इस सेल के हिसाब के, और ये साउथ पोल पे आ गए सेल के हिसाब से। मतलब अपन लिटरली नॉर्थ और साउथ नहीं, अपन डायग्राम के हिसाब से मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि वो उसके नॉर्थ पोल को चल गए, इसके साउथ पोल को चल गए, ऊपर टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी। किन किन का डिसइंटीग्रेशन होता है इसमें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी का डिसइंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, क्योंकि यहाँ पे अभी माइटोकॉन्ड्रिया का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि उसका बाद में होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डिसइंटीग्रेशन अभी उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अभी उसका तेरा काम बाकी है, तो रुक, तेरे को अभी हम लोग नहीं काटेंगे, अभी हम लोग तेरे को हमारे साथ जोड़ के रखे, तो एकदम वो टॉक्सिक फ्रेंड रहते हैं ना, अभी तक तेरा काम नहीं हुआ है, अभी और तेरा काम बाकी है, इसलिए तो अब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी, इन सबका काम हो चुका है, इसलिए वो कट गए हमारी दोस्ती से, ठीक है ना जी। तो अब फॉर्मिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होंगी। हमने कहा देखा था पीछे इसमें कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन अपन ने ट्यूबुलिन फाइबर, जीवन अपन ने G2 फेज में देखा था कि ट्यूबुलिन फाइबर्स की मदद से स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। अपन ने यहाँ पे भी देखा था कि सेंट्रोल्स डुप्लीकेट होके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो अपने को 3 जगह मालूम है कि कहाँ का स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, कहाँ का स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। एक सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स कहाँ बन रहे हैं, एक सेकेंड, स्पिंडल फाइबर्स एक तो वो बनते हैं एस फेज में, एक बनते हैं G2 फेज में, और एक हफ्ते बनते हैं वो प्रोफेज 1 में, ठीक है ना, प्रोफेज 1 में। फिर उसके बाद सेंट्रोसोम्स विल फॉर्म, सेंट्रोसोम्स विल फॉर्म, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं बता दिया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वोंट ब्रेक, बट माइटोकॉन्ड्रिया बच गया। क्रोमोसोम्स विल लुक लाइक अ वुलन बॉल दैट इज
वुलन बॉल, फिर उसके बाद क्रोमोसोम जो रहते हैं ये एक वुलन बॉल की तरह दिखने लग जाते हैं लेट प्रोफेज में। ये यहाँ पे अभी इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास, हाँ, वुलन बॉल के जैसे दिखने लग जाते हैं। द सेंट्रोसोम्स विल लुक लाइक अ वुलन बॉल, ठीक है ना जी। ये सब एक पोल्ड हो जाते हैं और एक वुलन बॉल के जैसे दिखने लग जाते हैं। क्या क्या पॉइंट देखिए, देयर विल बी नंबर 1, द सेंट्रोसोम्स विल मूव टू द अपोजिट पोल, द सेंट्रोसोम्स विल मूव टू द अपोजिट पोल, फिर देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, बट द माइटोकॉन्ड्रिया वोंट ब्रेक, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फिर उसके बाद द सेंट्रोमियर्स विल लुक लाइक अ वुलन बॉल दैट इज अनसिमेट्रिकली अरेंज्ड, फिर उसके बाद अगला द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट द माइटोकॉन्ड्रिया वोंट ब्रेक, फिर उसके बाद द, हाँ वही वुलन बॉल वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए हो गया लेट प्रोफेज के बारे में भी हमने देख लिया। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये अनटेंगल हुए हुए दिख रहे हैं हमको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्ली प्रोफेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट प्रोफेज, यानी ये अपने अपने एक पोल्स की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आगे देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का जो प्रोसेस है, मेटाफेज का प्रोसेस है आपके को 2 से 10 मिनट का प्रोसेस है ये, 2 मिनट्स मैगी समझ लीजिए। मैं एम फॉर मेटा, एम फॉर मैगी, मैगी को पकने को 2 से 10 मिनट लगते हैं, वैसे ही एम फॉर मेटा, एम फॉर मैगी, तो मैगी को कितना देर लगता है पकने को, 2 से 10 मिनट। ठीक है ना जी। यहाँ हमने मैगी भी बना दी, खा लो मैगी, लो खा लो मैगी, खा लो। अरे यार, हाँ हाँ, मेटाफेज में तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिजॉल्व्स, यानी आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का खात्मे का कार्यक्रम है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो करेक्ट कार्यक्रम जो शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का करेक्ट करने का जो कार्यक्रम शुरू होता है, वो सबसे पहले आपके अर्ली प्रोफेज के एंडिंग में शुरू होता है, पूरे लेट प्रोफेज चलता है, और मेटाफेज के शुरुआत में वो ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन, ये और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसोल्यूशन, ये आपका 2 चीज़ें मेटाफेज की शुरुआत में हो जाती है। क्रोमोसोम विल फ्लोट इन फ्रीली इनटू द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं। इन मोर फ्लूइड साइटोप्लाज्म्स, अगर फिर उसके बाद मोर यदि इनके फ्लोट करने के लिए ज़रा ज़्यादा साइटोप्लाज्म की जरूरत रहेगी, अगर इनको तैरना है तो। कहीं कीचड़ में जाके थोड़ा ना तैर सकते, जाएंगे तो तैरेंगे तो भाई स्विमिंग पूल में तैरेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म चाहिए। स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट्स, आखिरकार 3 प्रोसेसेस के बाद आपका G2 फेज और अर्ली प्रोफेज, G2 फेज और लेट प्रोफेज, इन 3 प्रोसेसेस के बाद आखिरकार मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, और ये स्पिंडल्स कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ये काला काला मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से बन जाते हैं। किसी एंकर, वो जो सतलिया रहती है ना, सुतलिया, वैसे एकदम चेन जैसी, एकदम चेन जैसी बन जाती है, ठीक है ना जी। और आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड रहते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ आते हैं, और कुछ इस तरह से, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, और ये बीच में सेंट्रोमेयर के द्वारा आपके वो इंटरलॉक हो गए, और इनकी बीच की ये जो जगह है, इनकी बीच की ये जो जगह है, इनकी बीच की ये जो जगह है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे काइनेटोकोर। इसको, इस बीच की जगह, इसको मैं वाइट कर रहा हूँ, इस बीच की जगह को हम कहेंगे काइनेटोकोर। ओ हाँ, इस तरह से रहेगा काइनेटोकोर, यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। The chromosomes with 2 sister chromatids will be held by centromere. Centromere द्वारा पकड़े जाएंगे। All the chromosomes are attached to the spindle fiber at the surface, यानी ये अगर पूरा सरफेस है हमारा, ये सरफेस पे ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम्स को, आपके
आपके स्पिंडल फाइबर ने अटैच करके रखा है, फिर अटैच करके रखा है, ठीक है ना जी। सेंट्रोमियर्स, फिर उसके बाद अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर नोन एज द काइनेटोकोर, यानी आर अटैच टू द, यानी काइनेटोकोर। ये पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं आपके ये ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे ऐसे, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, हाँ, कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 ये आपके पोल पे अटैच रहेंगे, ठीक है ना जी। ये पोल पे अटैच रहेंगे इस तरह से। तो ये कैसा रहता है, काइनेटिक कोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर से वो सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं, ये स्टेटमेंट का कहना है, ठीक है ना जी। द क्रोमोसोम्स आर ब्रॉट टू द इक्वेटोरियल प्लेट एंड दस दे फॉर्म द मेटाफेजल प्लेट। आप हर मेटाफेज में याद रखिए कि एक इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मेशन होगा, यानी सारे के सारे एक साथ एक इक्वेटर के एक बीच की लाइन पे सारे के सारे असेंबल हो जाएंगे। द क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द टू पोल्स, द क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द टू पोल्स, यानी ये दो पोल्स को ये क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। पोल 1 ये टॉप पे और पोल 2 ये बॉटम पे, ये दो पोल्स को क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। और ये दो पोल्स के अंदर से ये ऐसी एस्ट्रल रेज बाहर निकल रही है, ठीक है ना जी। ये एस्ट्रल रेज, जैसे कि ये दिवाली का पटाखा रहता है ना, उस प्रकार से एस्ट्रल रेज, किसी फव्वारे को देख सकते हैं, फव्वारा ज़्यादा बेटर रहेगा, फाउंटेन जो रहता है ना उसके जैसे, ठीक है ना जी, इस तरह से। तो हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए। सबसे पहले क्या हो जाता है कि मेटाफेज जो है, इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, क्रोमोसोम की क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंसेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है दे फ्लो इनटू द साइटोप्लाज्म, यानी अपने को मोर साइटोप्लाज्म की जरूरत लगेगी। फिर उसके बाद अगला आता है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जो होता है क्रोमोसोम्स आर विद द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रोमियर। फिर उसके बाद सेंट्रोमियर इस तरह डायग्राम मैंने बताया था कैसे होल्ड होता है। All the chromosomes are attached to the poles with the help of the spindle fiber attached to the kinetochore, यानी क्रोमोसोम के बीच के काइनेटोकोर के, क्रोमोसोम के उस पे जो सेंट्रोमियर रहता है उसके ऊपर जो काइनेटोकोर रहता है उसको एक स्पिंडल फाइबर अटैच रहती है, दो जो आपके सारे की सारे इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को, सरफेस को और पोल्स को अटैच करने को मदद करता है। फिर उसके बाद अगला आता है द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी बीच की इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो अपने आप को सब अरेंज कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से होता ये है कि वो एक मेटाफेसियल प्लेट को बनाने को मदद करता है। फिर उसके बाद अगला आता है क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द टू पोल्स, एक पोल जो आपकी टॉप में है, एक पोल जो आपकी बॉटम में है, ठीक है ना जी। ये हो गया हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है अगला पॉइंट एनाफेज। एनाफेज के बारे में देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, अब जो सेंट्रोमियर टेल आपका शॉर्टेस्ट फेज होता है, ये आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट फेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट फेज में आपको दो कंफ्यूजन किया जा सकता है, मेटाफेज या एनाफेज। तो एनाफेज जो रहती है, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। विच फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज? एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज इज द shortest phase. Here the centrosome split and move away from each other, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रोमियर जो थे, जो कुछ इस तरह से दिखते थे। एक सेकंड, तो ये जो सेंट्रोमियर्स है, वो सेंट्रोमियर अब स्प्लिट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे मूव होना शुरुआत कर देंगे और उल्टे भी हो जाएंगे, ठीक है ना जी। उल्टे भी हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे चल जाएंगे, कुछ इस तरह से उल्टे हो जाएंगे। हाँ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से उल्टे होके पोल्स को तो ऐसे हटा देंगे और ऐसे सारे के सारे आपके स्पिंडल, आपके सेंट्रोमियर्स हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ये क्या यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से अलग बिछड़ रहे हैं, दे आर एक दूसरे से अवे हो रहे हैं, दे आर मूविंग अपार्ट।
यानी यहाँ ये द सेंट्रोमियर टेल्स विल लीड एंड ट्रेल, द सेंट्रोमियर टेल विल लीड एंड ट्रेल, द क्रोमोसोम स्प्लिट्स एंड डबल, यानी क्रोमोसोम जो थे यहाँ पे हमने देखा ये जो क्रोमोसोम्स थे ये स्प्लिट हो गए, यहाँ स्प्लिट हो गए और ये डबल हो गए, यानी यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप, बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप, ये पूछते हैं एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप, ठीक है ना जी। तो ये एनाफेज जो रहता है बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप होता है। यहाँ वापस से टीलोफेज में एक और वो रहता है कि एक और वो फेज रहता है, क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है कि भैया विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी द, वो क्या बोलते हैं क्वांटिटी का कुछ तो है वो क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, हमने दिखाया आपको ये जो क्रोमेटिड्स है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे हैं, ये पोल 1 और पोल 2 के अपोजिट पोल की तरफ ये आप देख सकते हैं मूव हो रहे हैं। फिर उसके बाद डायग्राम में 2n to 4n, अब अपन ने क्या देखा था कि अपना जो ये था डी 2n to 4n हो जाता है अपना, ये जो प्लॉइडी अपनी प्लॉइडी है वो 2n to 4n हो जाती है, ठीक है ना जी। अभी ये अपन यहाँ पे क्वांटिटी शेप क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, यहाँ पे क्वांटिटी अभी थोड़ी वेरिएबल है, ठीक है ना जी। अपन ने देखा था कि जो डीएनए वैल्यू है वो एस फेज में 2n to 4n हो जाती है, यहाँ पे भी आपकी एना फेज में 2n to 4n हो जाती है। क्रोमोसोम फाइबर गेट आर शॉर्ट सो दैट देयर डॉटर क्रोमोसोम्स मूव अपोजिट टू ईच अदर, हियर द क्रोमोसोम फाइबर गेट शॉर्ट, यानी ये जो फाइबर्स है ये शॉर्ट हो जाते हैं, ये वाले क्रोमोसोम फाइबर्स जो है ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो द डॉटर सेल्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये डॉटर सेल्स एक दूसरे से अपार्ट मूव हो सके, यानी ये वाले इधर आ सके और ये वाले इधर जा सके। अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों के बीच का ये जो है ये बढ़ता जाएगा, ये वाला बढ़ता जाएगा, तो ये वाला जो क्रोमोसोमल फाइबर है क्रोमोसोमल फाइबर शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है ना जी। क्रोमोसोमल फाइबर ये बताया ना मैंने, क्रोमोसोमल फाइबर ये शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है ना जी। अब जब सबसे पहले शुरुआत होगी मेटासेंट्रिक तो वो वी शेप की दिखेंगे इस प्रकार से, जो मेटासेंट्रिक रहेगा वो इस प्रकार से वी शेप का दिखेगा। फिर जब वो आपका सब मेटासेंट्रिक रहेगा तो वो एल शेप में दिखेगा। फिर वो एरोसेंट्रिक रहेगा तो वो इस जे शेप के इसमें दिखेगा। और जब वो टीलोसेंट्रिक अंत में वो कुछ इस प्रकार से दिखना लग जाएगा, यानी वो पहले ऐसा दिखेगा VLGI ऐसा बनाएगा वो। वी का मतलब होता है मेटा, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है मेटासेंट्रिक, इसका मतलब होता है एल शेप का सब मेटासेंट्रिक, इसका मतलब होता है एरोसेंट्रिक, इसका मतलब रहता है टीलोसेंट्रिक। ये किसी मतलब आप इसको आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में वो रोटेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें वेट आपका वो रोटेशन करते हैं एक्लिप्स स्टैगर्ड रोटेशन, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इसी प्रकार का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं एक बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो सबसे पहले प्रोसेस की शुरुआत कैसी होगी आपके एनाफेज में, सबसे पहले ये जो रहेंगे ये एक दूसरे से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। आई होप ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो ये अभी अपने को वी शेप में दिख रहा है, अपने को अभी वी शेप में दिख रहा है। थोड़े ही देर बाद ये अपन जैसे कि तिजोरी की जो आपने वो पिक्चरों में जो आपके घरों में भी हो गया, जो जुने वाली जो तिजोरी रहती है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने हैप्पी न्यू ईयर देखेंगे शाहरुख खान की, उसमें वो क्या करते हैं तिजोरी को ऐसे उसके वो घुमाते, लीवर घुमाते, वॉल्ट घुमाते उसका, तो आप इसको ऐसा घुमाएंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, ये एल शेप बनेगा। और थोड़ा घुमाइए और थोड़ा घुमाइए और थोड़ा घुमाइए और थोड़ा घुमाइए, तो अब क्या बन रहा है, अब ये जे शेप यानी एरोसेंट्रिक बन रहा है। ये शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं, आप बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सबसे पहला उसको घुमाकर क्या बनता है, एल शेप, यानी ये बनेगा आपका टीलो से आपका सब मेटासेंट्रिक, पार्डन में। और फिर थोड़ा घुमाइए 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 घुमाइए, बन जाता है जे शेप। जे शेप के जैसे क्या बनता है, एरोसेंट्रिक। और फिर होता अब ये है कि अब ये जे शेप के बाद फिर क्या होता है, अब ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें का, एक सेकंड, हाँ, अब ये वाला जो हिस्सा है हो रहा नहीं है वो, हाँ हो गया, टूट गया। हाँ, तो
अब ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा होकर एक हो जाएगा और वो बना लेगा आई शेप, टीलोसेंट्रिक। ठीक है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं। तो इस प्रकार से वो टीलोसेंट्रिक बन जाएगा। पूरा वापस से साइकिल देख लीजिए। हाँ, माइंड कीजिएगा बीच में जो वो वाइट हमने वो डाला है ना उसमें जो कट करा है वो, उसको माइंड कीजिएगा, उसको अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर करिएगा। हाँ, अब ये पहले वी शेप में रहता है, घुमाकर हमने इसको एल शेप में किया। ये वी शेप मेटासेंट्रिक, एल शेप सब मेटासेंट्रिक, घुमाइए 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 घुमाइए, ये बन गया जे शेप यानी एरोसेंट्रिक। और फिर अब आता है बेस्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। अब ये क्या होता है इसमें, अब ये आपका ऐसा कट जाएगा और ऐसा आई सेंट्रिक बन जाएगा, टीलोसेंट्रिक। ठीक है ना जी, आई बन जाएगा। इस प्रकार से आपका एनाफेज का काम होता है पूरा का पूरा। क्या क्या काम होता है, सबसे पहले आपका ये जो है, हाँ, सबसे पहले ये इस प्रकार का रहेगा। तो अब ये टूट जाएगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले ये इस प्रकार से रहता है एक आपका क्रोमोसोम, जो अब ये आपकी शुरुआत समझो, एनाफेज की शुरुआत हो गई। ये इस प्रकार से रहता है। तो फिर ये क्या होता है, ये हाँ, तो क्या होता है, ये जो निचला हिस्सा रहता है इसका इसका जो ये निचला हिस्सा रहता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो ये इस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हो जाता है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 ये होता है कि भैया ये जो इनका ये जो है बीच का काइनेटोकोर से कनेक्टेड जो आपका ये यहाँ का ये है, ये लंबा होने लगता है। और जो पोल्स को कनेक्टेड आपका जो क्रोमोसोमल फाइबर है, जो पोल्स को कनेक्टेड आपके जो क्रोमोसोमल फाइबर है, अगर आपके काइनेटोकोर्स को कनेक्टेड आपके जो क्रोमोसोमल फाइबर यानी ये वाले क्रोमोसोमल फाइबर को क्या कहते हैं हम लोग, आपके डॉटर क्रोमोसोम्स आर मूविंग अबाउट सेट, इंटरजोनल फाइबर जो है काइनेटोकोर को कनेक्टेड यानी इंटरजोनल फाइबर जो है, इंटरजोनल फाइबर्स आपके बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में बहुत फंसाते हैं ये लोग। कम नंबर ऑफ एमसीक्यूज रहते हैं बुक्स में, पर ये एमसीक्यूज एकदम ऐसे फंसाते हैं कि 10-10 एक साथ होलसेल रेट से गलत होंगे आपके एमसीक्यूज अगर ढंग से सीखे नहीं तो। इंटरजोनल फाइबर्स की लेंथ लंबी होती जाएगी और जो आपकी क्रोमोसोमल फाइबर है उनकी लेंथ आपकी छोटी होती जाएंगी। ठीक है ना जी, क्रोमोसोमल फाइबर्स की लेंथ छोटी होती जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, लेंथ छोटी हो रही। तो क्या आप यहाँ पे देखिए क्रोमोसोमल फाइबर जो है, यहाँ पे ये वाले क्रोमोसोमल फाइबर, ये है क्रोमोसोमल फाइबर यानी स्पिंडल फाइबर जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोमल। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ छोटी होती जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्रोमेटिड स्प्लिट हो रहे हैं और अपोजिट पोल्स को ये क्रोमेटिड्स अब मूव हो रहे हैं। अपोजिट पोल यानी ये टॉप का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों की तरफ मूव हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो गए हैं। यहाँ अपन ने देखा था ये जो है यहाँ पे ये स्प्लिट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ पहले ये इस प्रकार से दिखते थे। हाँ, पहले कुछ इस प्रकार से दिखते थे। तो अब ये कैसा है, एक सिंगल एंटिटी है, पर अब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो अब ये डबल हो जाते हैं। ये एक अलग बन जाता है, वो एक अलग बन जाता है, ये डबल हो जाते हैं। ठीक है ना जी, ये स्प्लिट एंड डबल हो जाते हैं, क्रोमेटिड स्प्लिट्स एंड डबल। फिर उसके बाद अपन ने देखा था, अपन ने वो पूरा एक्सप्लेन किया आपको, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एना आपका सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एनासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है ना जी, ये पूरा का पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं, हमारा एनाफेज भी खत्म, अब आते हैं लास्ट पार्ट दैट इज द टीलोफेज के ऊपर। ये खत्म कि मतलब अपना साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड साइटोकाइनेसिस प्लांट। तो फिर अपना माइटोसिस पूरा खत्म हो जाता है, यानी हम लोग चैप्टर के आधे हिस्से को खत्म कर लेते हैं आधे घंटे, और आधे घंटे के अंदर हमने खत्म कर दिया है। और 35 मिनट लगे, मतलब 35 मिनट हो जाएंगे अपने को पूरा खत्म करते, मतलब हाँ अभी तक 28 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हो जाएंगे और। ठीक है ना जी, चलिए टीलोफेज को देखते हैं। टीलोफेज
इट इज़ दैट फेज दैट इज अपोजिट टू द प्रोफेज। यानी अब यहाँ पे प्रोफेज में जो जो इन लोगों ने कांड किए थे, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खत्म कर डाला, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको एकदम ऐसे पीट पीट के खत्म कर डाला। अब वो थोड़े थोड़े दिन में प्रिपरेशन कर रहे थे, हम आएंगे, हम इसकी क्या बदला लेंगे, एकदम कभी सरदार खान के जैसे अमीर बन रहे थे रामाधीर से बदला लेने के लिए, तो कभी अमीर बन रहे थे और फिर वो वापस से आ जाएंगे। क्या क्या होगा? डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू फॉर्म क्रोमेटिन। यानी हमने पहले फेज में देखा था, अब क्या हो गया? अब हो गई सुबह, सुबह हो गई, लड़कियां अब उठ चुकी है। मैंने बताया था रात में लड़कियां आई, थकार के आई, थकाने के बाद उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम अब काम करते, नहा के सो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? अपने चोटियों की चोटियां खोल ली थी और फिर वो नहा लिए, कंडेंसेशन से कंडेंसर से कंडेंसेशन कर ली और फिर वो अपनी चोटियां खोल के बालों को कंडेंसेशन से कंडेंस करके आपके क्रोमैटिन्स को क्रोमोसोम्स में बन गए उनके बाल, ठीक है ना जी। यानी खुले हो गए बाल। अब सुबह हो गई, अब वो उठ गए, अब वो बोले चलो ठीक है जल्दी जल्दी अपने को ऑफिस जाना है, चलो छुट्टी कर लेते हैं और फिर हम लोग ऑफिस को निकल जाते हैं, ठीक है ना जी। नहीं, ऑफिस को नहीं, मेडिकल कॉलेज को निकल जाते हैं। सुन रहे हैं ना लड़कियां, मेडिकल कॉलेज को निकलना है तुमको, तो मेडिकल कॉलेज को निकल जाती है। तो फिर वो चोटी बांध लेती है और चल जाती है अपने अपने मेडिकल कॉलेज को। तो क्या होता है यहाँ पे? क्रोमैटिन जो खुले बाल थे, अब वो चोटी में बन के क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, यानी टैंगल होके क्रोमोसोम्स बन रहे हैं आपके टीलोफेज में। यहाँ पे क्रोमोसोम्स विल बी लाइक टू बी हैव अ लॉन्ग थ्रेड, क्रोमोसोम्स विल बी लाइकली टू हैव लॉन्ग थ्रेड। सही बात बोल रहे हैं ना, सही, क्रोमोसोम्स के लॉन्ग थ्रेड बन जाएंगी। क्रोमोसोम्स की लॉन्ग थ्रेड जो थी, यानी जैसे लंबी लड़कियों के लंबी बाल कैसे रहते हैं, लॉन्ग थ्रेड की जैसे तो रहते हैं, वो लॉन्ग थ्रेड अब टैंगल होकर क्रोमेटिन बन जाएंगे। फिर उसके बाद रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। यानी मैंने बताया था ना, इन लोगों को हमने मार मार के भगा दिए थे, तो वो क्या करे? इतने जो 3 फेज हुए मेटा एना के दौरान वो क्या करे? अपने आप को शक्तिशाली बनाए, अमीर बने और फिर वापस से प्रोफेज से बदला लेने को आ गए और फिर वो वापस से अमीर होके बड़े बन गए, ठीक है ना जी, एकदम सब पे राज करने लगे। तो आ गए आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, और क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी अब लॉस्ट हो चुकी है। यानी अब हमारी खुले बाल वाली लड़कियों की आइडेंटिटी अब लॉस हो चुकी है। अब वो लड़की बन चुकी है एकदम बंद बाल, टाइट पोनी नहीं, बंद बाल एकदम छोटी वोटी बांध के एकदम मस्त हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए जाने के लिए अब वो तैयार हो चुके हैं। यानी क्रोमोसोम की आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है और हमारे क्रोमैटिन स्टैंगल होके फिर बन चुके हैं, ठीक है ना जी। ये इस प्रकार से कुछ हो जाता है, ठीक है ना जी। अब हम प्लॉइडी वैल्यूज की बात करें। प्लॉइडी वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो एनाफेज में हमने देखा था कि अपना जो यहाँ पे सी यानी आपका डीएनए की वैल्यू रहती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए एक सेकेंड। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अगर बोला होगा इसके आपके एनाफेज में कि डीएनए डबल नहीं होती, डीएनए पहले से डबल है बेटा, एस फेज में डबल हो चुके हैं, डाउट आया है, एस फेज में पहले से डबल हो चुके हैं। ये आपके क्रोमोसोम्स डबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स डबल हो रहे हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे अपना कितना है? 1 और 2, ये 1 और ये 2, ये स्प्लिट होके कितने बन रहे हैं? ये 2n बन रहे हैं, 4n बन रहे हैं। 4n कितने? 1 2 3 4 क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं इस फेज में, ठीक है ना जी। तो प्लॉइडी वैल्यूज को देख लेते हैं कि डीएनए और क्रोमोसोम, एन मतलब क्रोमोसोम, ठीक है ना जी, प्लॉइडी। तो G1 फेज में 2C और 2N के फॉर्म में रहता है G1 फेज में। GS फेज में ये 2C का फोर्स 2C रहता है और आपका जो ये रहता है, क्या कहते हैं, माइनर सा करेक्शन हो गया था, वही मैं सोच रहा था कि मैं गलत कहाँ रहा हूँ। हाँ, करेक्शन मैंने कर लिया बराबर। हाँ, तो आपका जो ये जो डीएनए रहता है, एक सेकेंड, तो अब होता क्या है देखिए, अब मैं वापस से करा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, नहीं, हाँ एक सेकेंड, इरेजर दे दो भाई मेरे को। तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में जो डीएनए रहता है, वो डीएनए जो रहता है 2C रहता है और क्रोमोसोम जो रहता है वो भी 2N के फॉर्म में रहता है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में जो आपका डीएनए की प्लॉइडी रहती है वो एस फेज में डबल हो जाती है, 4N और 4C हो जाती है
और आपका प्लॉइडी लेवल जो रहता है वो 2n का 2n ही रहता है। G2 फेज में 4n2c 4n2c, प्रोफेज में भी 4n2c, बट मेटाफेज में भी 4n2c आता है एनाफेज जहाँ पे 4c तो रहता ही है, अब हमारा ये 4n भी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4n भी हो जाएगा, हमने लास्ट स्लाइड में देखा। और टीलोफेज आ गया, टीलोफेज में दो अलग अलग चीज़ें ऐसी, दो अलग अलग वो बन गए, अब बस साइटोकाइनेसिस होना बाकी है, यानी इनका तोड़ना बाकी है, फाइनल इनके सारे बंटवारे हो चुके, बस अब इन लोगों ने अलग अलग घर में जाना बाकी है, ठीक है ना। तो टीलोफेज में क्या होता है, 2c हो जाते हैं वापस से, और 2n वापस से आ जाता है, यानी हम लोग लौट के बुद्धू घर को आए वाले सिचुएशन हो जाता है। ये होता है प्लॉइडी एंड सी वैल्यूज। ये थोड़ा सा करेक्शन था, मैंने करेक्शन कर दिया इसमें, ठीक है ना जी। चलिए अब टीलोफेज का आपको डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम मैंने क्या बताया आपको कि आपके क्रोमोसोम 5 वाले लड़कियों का एग्जाम्पल दिया था, माइंड मत कीजिएगा, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। तो ये क्रोमोसोम इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए आपका यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपेरियंस हो गया, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपेरियंस हो गया, आपके क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स वापस से क्रोमैटिन बन गए, एकदम ऐसे बालों का ये गुच्छा बन गया, ठीक है ना जी। पहले ये कैसे थे, बाल खुले थे, ये देखिए ऐसे ऐसे बाल खुले थे ये, परंतु अब ये कैसा बालों का एक गुच्छा बन चुका है, ठीक है ना जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, MCQ सॉल्व कीजिए, डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना जी। चलिए धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने हेतु।